नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों यहां पर रीट एग्ज़ाम 2022 जो आपके जुलाई में पेपर है पात्रता परीक्षा का लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए, दोनों ही लेवल के लिए बेहतरीन प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 43 है ये। साथ ही थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर है उसके लिए भी बेहद उपयोगी होगा। तो देखो टोटल यहाँ पर 2500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है टीचिंग मेथड की, क्योंकि प्रत्येक टेस्ट में 25 प्रश्न सोल्व करवाए जा रहे हैं और टोटल टेस्टों की संख्या कितनी है 100। तो टोटल प्रश्न आपके 2500 हो जाते हैं। अब पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके, निम्न में से शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं? पहला विकल्प है उद्देश्य, शिक्षक और मूल्यांकन। दूसरा है विद्यालय, समुदाय व सरकार। तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। और चौथा विकल्प है उद्देश्य, अध्यापन, अध्ययन परिस्थितियाँ और पाठ्यक्रम। तो जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है साथियों, इसके प्रमुख 3 अंग आपसे यहाँ पर पूछे जा रही है। देखो सरकार शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंगों में नहीं आती है, ना ही साथियों शिक्षक आता है, तो ये दोनों गलत है। ना ही यहाँ पर मूल्यांकन आता है, बल्कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख जो अंग है उनमें उद्देश्य, अध्यापन, अध्ययन परिस्थितियाँ और पाठ्यक्रम आता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 1 में सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। पहले प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। तो दूसरा प्रश्न है आपके, किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र व शीघ्र समझने वाला बनता है? लिखित परीक्षा द्वारा, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा और मानसिक कार्य देकर। देखो तीव्र व शीघ्र समझने वाले की बात की जा रही है यहाँ पर। तो प्रायोगिक और लिखित के द्वारा तीव्र व शीघ्र नहीं, बल्कि बच्चों को यदि हम मानसिक कार्य देंगे साथियों, तो बालक तीव्र व शीघ्र समझने वाला बनता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न, विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन का चुनाव करना है विश्लेषण विधि के संदर्भ में। तो देखो विकल्प है आपके सामने, इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। दूसरा है इस विधि में समय अधिक लगता है। तीसरा है इस विधि में नवीन समस्या का हल खोजा जाता है। और चौथा है यह एक तार्किक विधि है। तो विश्लेषण और संश्लेषण दोनों एक दूसरे की पूरक विधियाँ होती है। अब यहाँ पर आपको असत्य कथन देखना है विश्लेषण विधि के संदर्भ में। साथियों विश्लेषण विधि तार्किक विधि है, नवीन समस्या का हल भी खोजा जाता है और विश्लेषण करने में समय भी अधिक लगता है। लेकिन यह ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं, बल्कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने वाली विधि है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा, पहला विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो आपके चौथा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय जाता है मॉरिसन को, B.S. ब्लूम को, हर्बर्ट को और किलपेट्रिक को। तो इनमें से किसको मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है? प्रश्न संख्या 4 में कौन से विकल्प पे जाओगे साथियों? तो चौथा जो प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम जो है साथियों, इसको प्रचलित करने का श्रेय मॉरिसन को तो इकाई योजना को प्रचलित करने का श्रेय जाता है, किलपेट्रिक आपके परियोजना विधि में, हर्बर्ट की आपके पंचपदी है, और जो ब्लूम है B.S. ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम है साथियों, इनको ही मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, प्रचलित परीक्षा जिसका आयोजन सत्र के अंत में किया जाता है मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करता है? निरंतरता, व्यापकता, सहकारिता और विवरणात्मकता। तो देखो प्रश्न को समझोगे तो आसानी से उत्तर आपको मिल सकता है। जो सत्र के अंत में परीक्षा आयोजित की जाती है साथियों, मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना कर रही है? ये निरंतरता की, क्योंकि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये है साथियों, तो सत्र के अंत में तो एक ही बार पेपर होता है, सत्रांत में तो जो आपके वार्षिक परीक्षा है वो, अब इसमें निरंतरता कहाँ हो रही है? इसलिए आपके जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 5 में, यह आपका सही उत्तर होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। निम्न में से किसे फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है? जॉन ड्यूवी को, किलपेट्रिक को, फ्रोबेल को और रूसो को। तो फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड की बात की जा रही है साथियों। मतलब जो प्रोजेक्ट विधि है, परियोजना विधि है, इसके पिता किसको कहते हैं? तो किलपेट्रिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किलपेट्रिक के द्वारा ही परियोजना विधि का निर्माण किया गया था। तो विकल्प आपके 2 सही है। जबकि फ्रोबेल के द्वारा कौन सी विधि दी गई थी? किंडरगार्टन विधि इनके द्वारा दी गई थी साथियों। तो ओनली सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? प्रोजेक्ट, ऑडियो विजुअल एड्स, नॉन प्रोजेक्ट और डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो देखो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री यहाँ पर पूछी जा रही है। तो प्रोजेक्ट का इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? परियोजना विधि, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है साथियों? आपके ऑडियो मतलब श्रव्य, विजुअल मतलब दृश्य, तो श्रव्य दृश्य सामग्री। नॉन प्रोजेक्ट मतलब जो नॉन प्रोजेक्ट प्रोजेक्टर वाली जो चीज़ें होती है जैसे चित्र वगैरह ये, या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब प्रत्यक्ष अनुभव। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब किससे लिया जाता है? प्रत्यक्ष अनुभव से लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इनमें से किसको माना जाता है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब जो बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव करता है, इसको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। विकल्प नंबर आपके 4 प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8, उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में, पहला विकल्प है आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है, दूसरा है अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, तीसरा है उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करता है और चौथा है गृह कार्य की प्रेरणा देता है। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है साथियों, मतलब कक्षा 6 से 8 तक की जो क्लासें हैं उसकी बात की जा रही है। तो इस पर अधिगम सामग्री का जो हम उपयोग करते हैं, जैसे श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो साथियों ये चीज़ें छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करेंगे, बिल्कुल हो सकता है। अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करेंगे, ये भी हो सकता है। उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करेंगे, तो ये आपका आंसर नहीं है। गृह कार्य की प्रेरणा देंगे, ये भी आपका आंसर नहीं है। अब आपको पहले या दूसरे विकल्प में से एक का आपको चुनाव करना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपका कौन सा उत्तर सही है? अध्ययन के प्रति रुचि पैदा ये चीज़ें करती है साथियों बच्चों को पढ़ने के प्रति। तो विकल्प 2 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9वां प्रश्न है आपके, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं होती है? समस्या समाधान विधि के लिए आवश्यक नहीं होती है, व्याख्यान विधि के लिए आवश्यक नहीं होती है, योजना विधि के लिए आवश्यक नहीं होती है, या इनमें से सभी? तो देखो सभी वाला विकल्प आपका आंसर नहीं रहेगा। यहाँ पर बात की जा रही है दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता किस विधि में नहीं पड़ती है? तो योजना विधि में भी दृश्य श्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। आपके जो समस्या समाधान विधि है इसमें भी दृश्य श्रव्य साधन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो व्याख्यान विधि होती है इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित है और इसमें शिक्षक के द्वारा किसको जो प्रकरण होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है। यदि इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का आप उपयोग करते हो तो इसको कहेंगे व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। इस प्रकार से इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसलिए आपके विकल्प नंबर जो 2 है प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न देख लेते हैं। रिचर्ड सकमैन का परीक्षा मॉडल कौन सा है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक व निगमनात्मक और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को यहाँ से हम हटा देते हैं। जो रिचर्ड सकमैन के द्वारा जो परीक्षा मॉडल दिया गया है उस परीक्षा मॉडल का आपको नाम बताना है। तो 10वें प्रश्न में राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आगमनात्मक परीक्षा मॉडल इनके द्वारा दिया गया है साथियों। प्रथम विकल्प 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर एक और चीज़ आपको ये भी पता सभी को होना ही चाहिए कि आप सिर्फ टीचिंग मेथड को, आपको सिर्फ टीचिंग मेथड ही नहीं बल्कि इस यूट्यूब चैनल पर साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, आपके राजस्थान जीके की क्लासें हो और रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए 1 जून से प्रत्येक 5 जो दिन होते हैं, प्रत्येक 5वें दिन में आपको 1 जून से प्रत्येक 5वें दिन में आपको पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर मिलने वाला है साथियों। तो बिल्कुल इस चीज़ का आप आराम से फ़ायदा उठाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 है आपके, छात्रों द्वारा सही उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा बहुत अच्छा या शाबाश कहना क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाती है, उद्दीपन कहलाता है, प्रतिपुष्टि कहलाती है या फिर हुनरबलन इसको कहते हैं? तो देखो आप एक टीचर बनने जा रहे हो, आपकी कक्षा में जब आप छात्रों को पढ़ाओगे तो कोई छात्र सही उत्तर देगा, कोई गलत उत्तर देगा। अगर किसी छात्र ने सही उत्तर दिया, आपने उससे कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, आप उसकी प्रशंसा करते हो साथियों। तो ये जो प्रशंसा सूचक जो शब्द होते हैं छात्र के लिए किसका कार्य करेंगे? पुनर्बलन का कार्य करेंगे साथियों। आगे वो भविष्य में और अच्छा करने का प्रयास करेगा इन चीज़ों के फलस्वरूप। तो आपके प्रश्न नंबर 11 में ये चीज़ें क्या कहलाएगी? पुनर्बलन कहलाएगी। 4th विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न नंबर 12। संस्कृत के 3-4 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों के। तो क्योंकि यहाँ पर मेगा टेस्ट करवाए जा रहे हैं इसलिए संस्कृत के प्रश्न भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 12, 13, 14, 15 3-4 प्रश्न आपके संस्कृत के हैं इस वीडियो में। प्रत्यक्ष विधेय परम नाम अस्ति, निर्बाध विधि है, सूत्र विधि है, व्याख्या विधि है, समवाय विधि है। अर्थात प्रत्यक्ष विधि का एक और नाम क्या है? निर्बाध विधि है, सूत्र विधि है, व्याख्यान विधि है या समवाय विधि है? तो प्रत्यक्ष विधि को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? 12वें प्रश्न में आपके सही उत्तर है, प्रत्यक्ष विधि को व्याख्यान, सूत्र या समवाय विधि नहीं कहते हैं बल्कि इसको क्या कहा जाता है? निर्बाध विधि या फिर निर्बाध पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। तो 12वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न भी संस्कृत शिक्षण विधि का ही है। पद्य शिक्षणस्य सर्वोत्कृष्टा प्रणाली वर्तते, दंडान्वय प्रणाली है, खंडान्वय प्रणाली, भाष्यम प्रणाली, नाटक प्रणाली। तो एक बार इसका अनुवाद कर लेते हैं। पद्य शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? दंडान्वय प्रणाली है, खंडान्वय प्रणाली है, भाष्य प्रणाली है या नाटक प्रणाली है? तो पहली चीज़ तो है पद्य शिक्षण के अंतर्गत नाटक प्रणाली नहीं आती है। नाटक प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? गद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है। तो चौथा विकल्प आपका आंसर नहीं होगा बल्कि जो पद्य शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधि यहाँ पर विकल्पों में दे रखी है वो आपके खंडान्वय प्रणाली है। सेकंड विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। शिक्षणम कथम स्यात् कठिनात् सरलम, सरलात् कठिनम, तर्कात् मनोवैज्ञानिकम, संश्लेषणात् विश्लेषणम। अर्थात शिक्षण होता है कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, तर्क से मनोविज्ञान की ओर और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो आपके प्रश्न नंबर 14 में भाई आप एक चीज़ है कि संस्कृत आपके नहीं भी है तो भी यहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मली आपके और सब्जेक्टों में हिंदी में पूछी जाती है, हिंदी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आप उसका अनुवाद कर ही रहे हो तो फिर कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। भले आप पात्रता में संस्कृत हो नहीं हो, मेन एग्ज़ाम में हो नहीं हो, फिर भी ये चीज़ें आपके लिए उपयोगी है साथियों। तो देखो शिक्षण कैसे किया जाना चाहिए, कैसे होता है? कठिन से सरल की ओर नहीं होता है बल्कि शिक्षण होता है सरल से कठिन की ओर साथियों। पहले बच्चों को सरल चीज़ें सिखानी चाहिए और फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ा जाना चाहिए। तो 14वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर नॉर्मल वापस पूछा गया है क्वेश्चन। संस्कृत के 3 ही प्रश्न थे साथियों। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, निगमन विधि में और विश्लेषण विधि में। तो पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर तो आगमन विधि में शिक्षण होता है
और सामान्य से विशिष्ट की ओर जो सिद्धांत है ये निगमन विधि में लागू होता है। तो 15वें प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है यही सही आंसर है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? निगमन विधि में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वां प्रश्न, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वह कहलाती है निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और इनमें से सभी। तो देखो बालक के द्वारा विद्यालय में रहकर जो भी चीज़ें सीखी जा रही है अब उसकी जांच की जानी है। तो सीखी जाने वाली चीज़ों की जांच निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण में की जाती है। निदानात्मक परीक्षण में छात्र की कमजोरियां ज्ञात की जाती है। उपचारात्मक में उन कमजोरियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। तो विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो 17वां प्रश्न, विचार विमर्श का महत्व है, लिखित परीक्षाओं में महत्व है, मौखिक परीक्षाओं में महत्व है, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में महत्व है और इनमें से सभी। तो 17वें प्रश्न में थोड़ा सोच करके आंसर दीजिए, थोड़ा लेवल का प्रश्न है साथियों। अगर हम बात करें विचार विमर्श की तो लिखित परीक्षाओं में विचार विमर्श नहीं करवाया जाता है साथियों, बल्कि विचार विमर्श मौखिक रूप से करवाया जाता है, न कि प्रयोगात्मक और लिखित रूप से। अतः विचार विमर्श का महत्व किस में रहेगा? मौखिक परीक्षाओं में रहेगा सिर्फ और सिर्फ। तो ओनली दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूरी सावधानी के साथ टेस्ट बनाए जाते हैं, लेकिन किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप निश्चित रूप से जरूर रखिएगा साथियों। आपके प्रश्न नंबर 18 है, निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना और नियमों का प्रयोग करना। तो आपको निगमन विधि का उपयोग बताना है प्रश्न नंबर 18 में। साथियों यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगमन विधि से विकसित होता है, सूत्र की स्थापना आगमन विधि में की जाती है, इसमें तो डायरेक्ट ही सूत्र रटवाए जाते हैं। नियमों का प्रयोग करना है, बिल्कुल मानसिक क्षमता बढ़ाना भी नहीं है इसका। तो फिर आपके कौन सा विकल्प यहाँ पर सही निकला साथियों? नियमों का प्रयोग करना निगमन विधि के उपयोग के अंतर्गत आता है, क्योंकि निगमन विधि में नियमों को यहाँ पर बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है, फिर उसके आधार पर चीज़ों को हल किया जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। आपके 19वां प्रश्न है, मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है फिल्म स्ट्रिप प्रयुक्त होती है, वास्तविक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रयुक्त होती है और कांच की पारदर्शक स्लाइड प्रयुक्त होती है। तो मैजिक लैंटर्न जिसको कहा जाता है जादुई लालटेन, क्या कहा जाता है साथियों? जादुई लालटेन इसको कहा जाता है, और यह एक दृश्य सामग्री है। और बात करें तो यह दृश्य होने के साथ साथ एक प्रक्षेपी सामग्री भी है साथियों। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? 19वें प्रश्न में राइट आंसर है मैजिक लैंटर्न में कांच की पारदर्शक स्लाइड का प्रयोग किया जाता है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो 20वां प्रश्न है आपके, निम्न में से किस उपकरण को कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा जोड़कर शिक्षण अध्यापन कार्य कराया जा सकता है? तो एपीडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर और ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन को तो यहाँ पर कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा जोड़कर शिक्षण कार्य नहीं कराते हैं, ना ही ओएचपी को, ना ही एपीडाइस्कोप को, बल्कि जो एलसीडी प्रोजेक्टर होते हैं इनको जोड़ करके साथियों उपकरण को, इन एलसीडी प्रोजेक्टर को जोड़कर कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा शिक्षण अध्यापन कार्य कराया जा सकता है। विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 21 है आपके, शैक्षिक तकनीकी में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर उपागम, हार्डवेयर उपागम, दोनों और कोई नहीं। तो देखो हार्डवेयर उपागम में मशीनों से संबंधित चीज़ें आती है। क्या आती है? मशीनों से संबंधित चीज़ें आती है। सॉफ्टवेयर उपागम में चित्र वगैरह आ जाते हैं साथियों। मशीनों से संबंधित जो चीज़ें नहीं होती है वो सॉफ्टवेयर उपागम में आती है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है, दृश्य श्रव्य सामग्री जिसमें दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, उसको हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत
शामिल करते हैं, जैसे चलचित्र है, जैसे आपके चलचित्र है, चलचित्र के साथ टेलीविज़न है, दूरदर्शन है इत्यादि। तो सेकंड विकल्प 21वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। 22वां प्रश्न है आपके DLP का पूरा नाम क्या है? डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डोल्बी लाइट प्रोजेक्टर और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों DLP जो होता है इसका आपको यहाँ पर पूरा नाम बताना है प्रश्न संख्या 22 में। तो 22वें प्रश्न का राइट आंसर है साथियों DLP का मतलब होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, न कि डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर। विकल्प आपके 2 सही रहेगा 22वें प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो 23वां प्रश्न है, बालक को उसके वातावरण पर आधारित दिए जाने की विधि है, आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है अवलोकन विधि, प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि और सभी। तो देखो प्रयोगशाला विधि उसका वातावरण नहीं होता है साथियों, इसलिए ये आपका आंसर नहीं है, तो चौथा भी गलत। अब अन्वेषण खोज विधि या अवलोकन विधि, तो उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने वाली जो विधि है वो विधि है आपके अवलोकन विधि। किस नाम से जाना जाता है उसको? अवलोकन विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बालक अवलोकन के माध्यम से सीखता है, तो चीज़ों को देखेगा तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव बढ़ेगा, इसलिए विकल्प 1 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का, क्योंकि टोटल प्रश्नों की संख्या आपके 25 रहती है। तो प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, प्रयास व त्रुटि को महत्व दिया जाता है, करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, अनुबंधन को महत्व दिया जाता है या अवलोकन को महत्व दिया जाता है। अब प्रयोगशाला विधि में बच्चे प्रयोगशाला में जाकर के क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग खुद करते हैं, अतः प्रयोगशाला जो विधि है इसमें करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। सेकंड विकल्प आपके 24 में सही है। अब लास्ट और 25 प्रश्न, 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं अध्यापक व्यवहार से, विषय वस्तु से, विषय वस्तु की सूची से और जीवन मूल्यों से। तो एक तो होते हैं सामान्य उद्देश्य और एक होते हैं साथियों विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों का संबंध जीवन मूल्यों से नहीं होता है, ना ही अध्यापक व्यवहार से होता है, बल्कि जो विषय वस्तु होती है इसका संबंध किससे होता है? विशिष्ट उद्देश्य से होता है। सेकंड विकल्प 25 में सही है। ये आपके टीचिंग मेथड का 43वां टेस्ट खत्म हुआ। अब आपके 57 टेस्ट आना और बाकी है टीचिंग मेथड के, जो कि एग्ज़ाम के पहले पूर्ण हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पर आप ये जो एंड स्क्रीन है इस पर टच करके पिछले सारे जो टेस्ट है वो अटेंड कर सकते हैं।